प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन बात करेंगे वर्कशीट नंबर 3। दो वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 के बारे में अपने पिछले वाली क्लास के अंदर बात की थी और उन वर्कशीट के जो प्रश्न थे उनको अपन ने हल कर लिया था। और आज अपन बात करेंगे वर्कशीट नंबर 3 और वर्कशीट नंबर 3 है। इसके अंदर कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो प्रश्नों की संख्या है 12 प्रश्न है और इन 12 प्रश्नों को अपन किस प्रकार से आंसर है इस हल है वो किया जाता है उन तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं और पहला प्रश्न है विद्यार्थियों की भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर b क्यूब प्लस r में r के लिए सत्य संबंध है। यानी ये कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि भाज्य a भाज्य है और b है भाज्य और a बराबर b क्यूब प्लस r में r के लिए कौन सा कथन है वह सत्य है। यानी आपको 4 कथन दिए हुए ऑप्शन नंबर अ में, ब में, स में और द में। इन चारों में से एक ऐसा कथन है जो r के लिए सही है, दूसरे सारे कथन है वो r के लिए क्या है, गलत। यानी विद्यार्थियों a बराबर b क्यूब प्लस r। पहले तो ये अपन ये चर्चा करते हैं विद्यार्थियों कि ये क्या है। a बराबर b क्यूब प्लस r है, ये न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और अपने पिछले जो वर्कशीट नंबर 2 के बारे में अध्ययन किया था उस समय अपन ने देखा था कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यानी उसके अंदर क्या होता है उसके बारे में चर्चा की थी। तो उसमें अपन ने ये देखा था कि कोई दो धनात्मक संख्या a और b है और a और b दोनों कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और जहाँ a और b में a का मान बड़ा होता है और b का मान क्या होता है, छोटा होता है, तो उसको अपन a बराबर b क्यूब प्लस r के रूप में लिख सकते थे। यानी a का मतलब होता है भाज्य, b का मतलब होता है भाजक, q का मतलब होता है भागफल और r का मतलब होता है शेषफल। और उसके अंदर ये अपनी कंडीशन देखी थी कि जो ये r है, r यानी शेषफल है, ये शेषफल है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से क्या हो सकता है, बड़ा भी। यानी कहने का मतलब है जो आपका शेषफल आएगा वह शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। परंतु एक शर्त ये थी कि इस r का जो मान है वो हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। यानी ये स्थिति थी, यानी r का जो मान है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु r का मान b से बड़ा नहीं होगा। अगर r का मान b से बड़ा आ जाएगा तो फिर b है उसका भाग r में और चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि r का मान b से बड़ा नहीं होना चाहिए, r का मान b से क्या होना चाहिए, छोटा। यानी r का मतलब होता है शेषफल। तो इस कथन को, ये 4 कथन दिए हुए, अब कौन सा कथन है वो इस बात को सिद्ध करता है या प्रूव करता है। तो पहले ऑप्शन की अपन बात करते हैं विद्यार्थियों। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि r का मान है वो 0 के बराबर है और यानी 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है। यानी ये तो सही है, पर यहाँ ये कह रहा r का मान क्या है, वो b के बराबर या b से बड़ा। इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्या है विद्यार्थियों, गलत है। यानी जो r है इसका मान b के बराबर या b से बड़ा नहीं हो सकता है। और अगला क्या है कि r का मान 0 से तो बड़ा हो सकता है, ये बात तो सही है, परंतु यहाँ कंडीशन दे रखी है कि ये r है इसका मान b के बराबर और b से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये बात भी क्या है, गलत है। और तीसरी बात की अपन देखते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तो इसमें दिया हुआ है कि जो r है इसका मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है, सही है। और r का मान b से क्या होगा, छोटा होगा। r का मान है वो b से क्या होगा, छोटा। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, इसका मतलब ये कथन है वो कैसा है विद्यार्थियों, सत्य है। दूसरे जो 2 कथन थे असत्य। और अगला कथन है कि r का मान बड़ा है b से, ये भी बात क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर स है वो अपना राइट है। यानी जो r है इसका मान 0 से बड़ा या 0 हो सकता है, परंतु b से r का मान हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो पहले प्रश्न के बारे में चर्चा की, चलते अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है अपने पास कि निम्न में से कौन सी संख्या अलग है। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से अपने को ये निर्धारण करना है कि 3 संख्या ऐसी होगी जो एक जैसी होगी, एक संख्या ऐसी है जो 3 से मेल नहीं खाएगी यानी अलग है। तो चलते पहला ऑप्शन है अपने पास √3/√2। यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि √3/√2।
तो अपन ने पीछे जो वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा की थी, तो उन वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अपन ने विद्यार्थियों ये पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है, उनका जो समूह होता है उस समूह को अपन क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं वो कहा जाता है। तो मैं यहाँ √3/√2 की बात करूं तो √3 और √2 दोनों किस प्रकार की संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन उठाता हूं मैं, अगला ऑप्शन है √16/√4। जैसे देखो विद्यार्थियों, √16 है, इसको अगर मैं हल करूं, √16 को मैं हल करूं तो इसका मतलब 16 पे रूट है, इसका मतलब ये हुआ 16 का ज्ञात करना है आपको, वर्गमूल ज्ञात करना है। और 16 का वर्गमूल अपने को मालूम है कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। इसी प्रकार से ये रूट है, रूट का कितना है, 4। रूट 4 पे रूट है, इसका भी मतलब ये हुआ, इसका क्या निकालना है, यानी रूट है 16 पे, इसका मतलब हुआ कि 16 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसी प्रकार से 4 पर भी क्या है, रूट है, तो इसका मतलब भी यही हुआ, क्या हुआ कि √4 का क्या निकालना है विद्यार्थियों, वर्ग निकालना है। और √4 का नहीं, वर्गमूल निकालना है, सॉरी, √4 का क्या निकालना है, वर्गमूल। और √4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। तो इस प्रकार से √16/√4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 4/2। 4/2 क्यों है विद्यार्थियों, कि √16 है, इसका मतलब है कि रूट इसका वर्गमूल निकालेंगे 16 का, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। इसी प्रकार रूट के कितने हैं, 4, इसका मतलब ये हुआ कि √4 का भी क्या निकालना है, वर्गमूल। कितना आ गया √4 का वर्गमूल, 2, तो मैंने लिखा 4/2। और इसको मैं आगे हल करूंगा तो यानी ये 4/2, इसका मतलब अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है। जब कोई संख्या अंश और हर के रूप में होती है तो उसको अपन कहते हैं भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न। और जो भिन्न होती है उस भिन्न के अंश और हर में समान संख्या का अपन भाग दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने 4 में भी 2 का भाग दूंगा और 2 में भी किसका भाग दूंगा, 2 का। 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार 2 में, और 2 के अंदर 1 का भाग कितनी बार, 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो कितने हो गए, 2/1, यानी 2/1। या मैं इसको 2/1 का मतलब ये होता है कि 2 में किसका भाग देना, 1 का भाग। और जब मैं 2 में 1 का भाग दूंगा तो आंसर परिणाम मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ब को अपन हल किया तो एक संख्या अपने पास क्या निकल के आई, 2। क्या निकल के आया, 2। जब मैं 2 की बात करता हूँ, 2 किस प्रकार की संख्या विद्यार्थियों, 2 एक परिमेय संख्या। 2 किस प्रकार की संख्या, एक परिमेय संख्या। अब ऑप्शन नंबर अगले की अपन बात करते हैं। ऑप्शन नंबर स है, रूट का कितना है, रूट 2/5, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट के 2/√5। अब देखो √2 है अंश में और √5 है हर में, यानी ये √5 और √2 दोनों किस प्रकार की संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, दोनों अपरिमेय। तो अपन ने ऑप्शन नंबर स को राइट हल किया तो उसमें अपने पास जो संख्या आई √2 और √5, और √2 और √5 दोनों किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या। यानी ऑप्शन नंबर अ में भी अपने पास जो संख्या है वह भी अपरिमेय संख्या, पर ऑप्शन नंबर ब में जो संख्या आई वो किस प्रकार की संख्या थी विद्यार्थियों, परिमेय संख्या। और ऑप्शन नंबर स में आई वो किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय। और प्रश्न अपने को ये कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन अलग है और 3 ऑप्शन क्या है, एक जैसे। अब ऑप्शन नंबर द की बात करते हैं विद्यार्थियों, और ऑप्शन नंबर द है रूट का 21/√35। रूट का 21/√35। तो इसको मैं विद्यार्थियों ऐसे, रूट का 21 है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट का 7 गुणा रूट का 3 लिख सकता हूँ। और रूट के 35 इसको मैं लिख सकता हूँ रूट के 7 गुणा रूट के 5। इसको हल करेंगे, रूट का 7 से रूट का 7 कैंसिल हो जाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट का 3/√5 लिख सकते। क्या लिख सकते हैं इसको, रूट का 3/√5। अब √3 और √5 दोनों किस प्रकार की संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, यानी √3/√5 दोनों किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने चारों ऑप्शनों को बारी बारी से उठाया और उसको हल किया तो अपने पास क्या परिणाम निकला, परिणाम ये निकला कि ऑप्शन नंबर अ में जो संख्या है वो किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
ऑप्शन नंबर ब में संख्या वो किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर स में संख्या वो किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर द में संख्या वो किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब हुआ कि 3 जो संख्या है वो आपके पास अपरिमेय है और एक संख्या है वो किस प्रकार की संख्या है, परिमेय। तो रूट ऑप्शन नंबर ब रूट का 16/4 ये किस प्रकार की संख्या है विद्यार्थियों, ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ कि इन चारों से ये ऑप्शन है वो मेल नहीं खाता है, अलग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि दो संख्याओं a और 18 का लसम। दो संख्या दे रखी है आपको, एक संख्या a दी हुई है विद्यार्थियों और दूसरी संख्या कौन सी दी हुई है, 18। और आपसे वो क्या पूछ रहा है कि a और 18 ये दो संख्या, इन दोनों का जो लसम है वो कितना है, 36 है। और इन दो संख्याओं का मसब है वो कितना है, 2 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों, आपको ज्ञात करना है a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं दिया हुआ क्या है कि दो संख्या दी हुई है। दो संख्या कौन कौन सी, एक तो a है और एक संख्या है आपके पास 18। दो संख्या हो गई विद्यार्थियों, एक संख्या a दे रखी है प्रश्न के अंदर, दूसरी संख्या कौन सी है, 18। अब वो कह रहा है कि ये दो संख्या, इन दो संख्याओं के एलसीएम यानी लसब कितने हैं विद्यार्थियों, a और 18 का जो लसब है वो आपको प्रश्न में दिया हुआ 36 है। कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। और एचसीएफ आपको दे रखा है वो कितना दिया हुआ है विद्यार्थियों, एचसीएफ दिया हुआ है 2। यानी ये कह रहा है प्रश्न, ये कह रहा है कि दो संख्या एक a है और एक 18 है और a और 18 का एलसीएम है वो 36 है और a और 18 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 2 है। और आपको क्या ज्ञात करना है, a का मान कितना होगा उसके बारे में आपको ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी अपने वर्कशीट नंबर 2 के बारे में पढ़ा था, उस समय ने ये देखा था कि दो संख्याएं होती है, दो संख्या और लस और जो मस होता है इनके मध्य किस प्रकार का संबंध होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह गुणनफल लस और मस के गुणनफल के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी ये बात अपने पिछले वाली क्लास के अंदर की थी कि कोई भी दो संख्या है तो उन दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दो संख्याओं का जो लस और जो मस है उसके गुणनफल के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो इसका मतलब प्रथम संख्या a है तो a, दूसरी संख्या कौन सी 18 तो a गुणा 18। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है, 36 है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 2 है। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह गुणनफल इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, हमेशा बराबर। इसलिए क्या हो जाएगा, 36 गुणा 2। अब देखिए a गुणा 18 का मतलब हुआ 18a, कितने हुए 18a बराबर कितने हो गए, 36 गुणा 2। यानी 18a का जो मान है वो विद्यार्थियों कितना है, 36 गुणा 2। अपने को किसका मान चाहिए, अपने को मान चाहिए a का। इसका मतलब ये हुआ कि a के गुणांक में कौन सी संख्या है, 18 है। यानी गुणांक का मतलब कि a को आपने किस से गुणा, किस संख्या से गुणा किया तब इसका मान क्या आ गया, 18 आ गया। तो इसका मतलब a का गुणांक क्या है, 18 है। तो इसका जो गुणांक होता है उस गुणांक का सामने वाली संख्या में क्या लग जाता है, भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर 36 गुणा 2/18। हम 36 गुणा 2 इसके अंदर किसका भाग देना है, 18 का भाग देना है। तो मैं 18 का भाग इसमें देता हूँ, 36 में देता हूँ। कितनी बार गया 18 का भाग 36 में, 2 बार गया। तो a बराबर क्या हुआ, 2 गुणा 2। यानी a का मान कितना आ गया, 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है। तो a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से एक संख्या 18 थी, दूसरी संख्या कौन सी है अपने पास, 4 है विद्यार्थियों। कौन सी है, 4। 18 और जो 4 यानी 4 और 18 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। और 4 और 18 का एलसीएम है, एचसीएफ है वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से दो संख्या a और 18 का लस और है वो 36 और मस है वो 2। तो a का मान कितना होगा, a का मान होगा विद्यार्थियों 4। तो ऑप्शन नंबर स अपना सही। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अपने पास कोष्टक 3 माइनस रूट 3 कोष्टक बंद क्या है, यानी 3 माइनस रूट का 3। ये एक आपको संख्या दी हुई है, पर ये संख्या किस प्रकार की संख्या है, ये एक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या पर अपने को इसमें निर्धारण ये करना है कि ये एक परिमेय संख्या है
या फिर एक अपरिमेय संख्या है, या फिर एक पूर्णांक है, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं है। तो जब अपन इसकी बात करते हैं तो लिखा हुआ है प्रश्न अपने पास 3 माइनस रूट का 3। देखो अभी जब इस प्रश्न के बारे में चर्चा करते तो अपन देखते हैं 3 है, इस 3 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 एक परिमेय संख्या है। 3 किस प्रकार की संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से रूट 3 किस प्रकार की संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है विद्यार्थियों, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। इन दोनों संख्याओं के मध्य चिन्ह किसका है, चिन्ह है माइनस का। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या में से कौन सी संख्या घटा रहे हैं, अपरिमेय संख्या। अपन ने पिछले वाली क्लास के अंदर बात की थी कि जब मैं परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाता हूँ, जो परिणाम आता है मेरे पास निकल के विद्यार्थियों, वो क्या आता है, अपरिमेय संख्या। क्या परिणाम आता है, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से अपने 4 बात यहाँ की थी कि जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो भी अपने पास विद्यार्थी परिणाम निकल के क्या आता है, अपरिमेय संख्या। और जब आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो भी परिणाम अपने पास क्या आता है विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या। और जब मैं परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या का भाग दूंगा विद्यार्थियों तो भी परिणाम क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। और जब मैं अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करूंगा तो भी मेरे पास परिणाम क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि 3 माइनस रूट का 3 किस प्रकार की संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या विद्यार्थियों, एक अपरिमेय संख्या है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है विद्यार्थी अपने पास रूट का 10 गुणा रूट 15 किसके बराबर है, यानी रूट 10 गुणा रूट 15 प्रश्न दे रखा है। रूट के 10 गुणा रूट के 15 ये किसके बराबर है, 5 रूट 6 के बराबर है, या फिर 6 रूट 5 के बराबर है, या फिर रूट 30 के बराबर है, या फिर रूट 25 के बराबर है। तो अब देखते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं अपन कि रूट 10 ये रूट का 10 गुणा रूट 15 इन दोनों को मैं गुणा कर लूँ, रूट 10 पे भी रूट है और 15 पे भी रूट है, दोनों पे रूट है तो दोनों संख्या आपस में गुणा कर लूँ, फिर उस पर रूट का चिन्ह लगा दूँ। तो 10 गुणा 15 कितने हो गए विद्यार्थियों, 150। और 150 पे क्या लगा दिया मैंने, रूट लगा दिया विद्यार्थियों। और 150 पे रूट लगाने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि 150 का क्या निकालना है अपने को, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को, इसका वर्गमूल निकालेंगे। और 100 रूट का 150 एक पूर्ण वर्गमूल संख्या है नहीं, पूर्ण वर्ग आएगा नहीं विद्यार्थियों। तो 150 की अब मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। पहले भाग दूंगा 2 का, कितना आ गया विद्यार्थियों, 75 आ गए। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, मैं भाग दूंगा 3 का, कितना आ गया, 25 आ गया। 25 में किसका भाग दूंगा मैं, 5 का दूंगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 में किसका भाग दूंगा विद्यार्थियों, 5 का दूंगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि रूट 150 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5, और इस पर क्या आएगा विद्यार्थियों, रूट आएगा। जब रूट में ये 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये गुणा में 5 2 बार है, इसका एक जोड़ा बना रहा है, जोड़ा बन रहा है। जब जोड़ा बनेगा तो एक संख्या को मैं रूट से क्या निकालूंगा विद्यार्थियों, बाहर निकालूंगा। जब इस संख्या को रूट से बाहर निकालूंगा यानी इससे रूट हट जाएगा, और हटेगा तो 1 5 आ गया बाहर विद्यार्थियों। अब रूट में क्या बचा, 2 गुणा 3 और 2 रूट 2 गुणा रूट 3 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इन दोनों पे ही रूट है तो 2 और 3 को क्या कर लूँ बच्चों, गुणा कर लेता हूँ। 2 गुणा 3 कितना होता है, 6 होता है, पर 6 पे क्या आएगा विद्यार्थियों, रूट आएगा। तो 5 रूट क्या आया विद्यार्थियों, 6। जब इसकी बात करते तो 5 कैसी संख्या है विद्यार्थियों, परिमेय संख्या है। 5 किस प्रकार की संख्या है विद्यार्थियों, परिमेय संख्या है। रूट 6 की बात करूं तो रूट 6 किस प्रकार की संख्या होगी विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या होगी। अब रूट 5 और रूट 6 के मध्य किसका चिन्ह है विद्यार्थियों, इसको चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह इनके मध्य। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को मैंने क्या किया, गुणा किया, तो परिणाम क्या निकलेगा विद्यार्थी अपने पास, अपरिमेय संख्या निकलेगा।
और इसने तो प्रश्न में अपने से ये पूछा √10 गुणा √15 किसके बराबर है, 5 √6। ऑप्शन नंबर अ राइट है। और हमें क्या लिखा हुआ है, 5 √6। इस प्रकार से जो √10 गुणा √15 है वो किसके बराबर है, वो अपना √5 √6 के बराबर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है 2 √3 1 क्या है तो संख्या, पर किस प्रकार की संख्या है विद्यार्थियों। क्या 2 √3 एक पूर्णांक है, या 2 एक परिमेय संख्या है, या फिर ये एक अपरिमेय संख्या है, या पर कैसी संख्या विद्यार्थियों, ये एक पूर्ण संख्या है। यानी अपने को प्रश्न दिया हुआ है कि 2 √3 क्या दिया, प्रश्न क्या है 2 √3 और अपने को ये निर्धारण करना है, क्या निर्धारण करना है कि 2 √3 एक है पूर्णांक है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने काफ़ी बार चर्चा कर ली इसके बारे में, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि 2 किस प्रकार की संख्या है, 2 परिमेय संख्या है। √3 किस प्रकार की संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। 2 √3 के मध्य किसका चिन्ह है विद्यार्थियों, गुणा का चिन्ह है। तो इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में क्या किया गया, गुणा किया गया। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है उसका परिणाम, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों कि 2 √3 किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या। किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। कोई भी एक अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे और उस अभाज्य संख्या के अंदर कुल गुणनखंड कितने होते हैं उसके बारे में बात करें। जैसे अपन बात करते हैं अभाज्य संख्या, जैसे मैं मान लो 7 ले लूँ, या फिर मैं 11 ले लूँ, या फिर मैं 13 ले लूँ, या फिर मैं क्या ले लूँ 17। ये सब किस प्रकार की संख्या है विद्यार्थियों, ये सभी संख्या है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती है, ये बात अपन ने वर्कशीट नंबर 1 के अंदर की थी कि ऐसी संख्याएं जिसके अंदर एक और खुद स्वयं संख्या के अलावा, यानी खुद संख्या और एक इसके अलावा और किसी संख्या का अगर उसके अंदर भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब वो किस प्रकार की संख्या होगी, तो वो विद्यार्थी कैसी होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे मैं 7 की बात करूं तो 7 में किसका भाग जा रहा है विद्यार्थी, एक तो एक का भाग पूरा जा रहा है और एक किसका जा रहा है, 7 का ही जा रहा है। तो इसका मतलब शर्त को पूरा कर रही है, जो अभाज्य संख्या किसी संख्या को अभाज्य संख्या होने के लिए जो शर्त होती है उस शर्त को ही क्या कर रही है, पूर्ण कर रही है। कैसे पूर्ण कर रही है, देखो एक तो एक का भाग 7 में पूरा जाएगा और एक खुद संख्या 7 का ही भाग जा रहा है और किसी का भाग इसमें पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, वो अपने इसने पूछा है कोई भी अभाज्य संख्या है, उस अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो इसमें कितने गुणनखंड है, एक तो एक गुणनखंड है और एक कौन सा गुणनखंड है, 7। तो ये कितने हो गए, 2। संख्या में कितने हो गए, 2। इसी प्रकार से मैं 13 की बात करूं विद्यार्थियों, 13 भी एक इस प्रकार की संख्या है, 13 भी एक आपकी अभाज्य संख्या है। और 13 की बात करता हूं तो इसके भी विद्यार्थियों कितने गुणनखंड, यानी 13 के अंदर एक तो एक का भाग जाएगा विद्यार्थियों और एक किसका जाएगा, 13 खुद का जाएगा। और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 13 के अंदर पूरा भाग जाता हो। तो इसका मतलब 13 के गुणनखंड क्या होगा, एक तो एक हो गया विद्यार्थियों और एक क्या हो गया, 13। तो ये संख्या में कितने हैं विद्यार्थियों, 2 है। कितने संख्या में, 2। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो एक अभाज्य संख्या होती है, कोई भी अभाज्य संख्या हो, उस अभाज्य संख्या के अंतर्गत जो कुल गुणनखंडों की संख्या होती है वो हमेशा कितनी होती है विद्यार्थियों, 2 होती है। कितनी होती है, 2। तो ऑप्शन नंबर स अपना राइट है और जिसमें कितना दिया हुआ है, 2। तो कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उस अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की जो संख्या होती है विद्यार्थियों वो फिक्स होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों, लसब ज्ञात करना है। पर ये किस विधि से ज्ञात करना है अपने को, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए अपन बात करते हैं। एक तो अपने पास है 96 और एक है अपने पास 404। इन दोनों का क्या करना है अपने को, इन दोनों के अपने को एलसीएम निकालने। पहले बात करता हूँ 96 क्या निकालूँ, पहले इसमें किसका भाग दूंगा विद्यार्थियों, 2 का भाग दिया मैंने
कितनी बार गया, 48 बार। 2 का भाग देने का मतलब ये हो विद्यार्थियों कि उस संख्या का कितना करना, आधा करना। जिसका भी भाग देते हैं, जैसे 2 का देते हैं, इसका मतलब उस संख्या के बराबर कितने भाग करने, 2 भाग करने। अगर मैं उस संख्या में 5 का भाग दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि उस संख्या के बराबर कितने टुकड़े करने, 5 टुकड़े करने। तो इसी प्रकार यहाँ मैंने 2 का भाग दिया, इसका मतलब चिन्हों का क्या है, आधा करेंगे। और कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 48 हो गया। और 48 में भी किसका भाग दूंगा मैं, 2 का, तो इसका मतलब इसका भी आधा करना। कितना हो गया विद्यार्थियों, 24। 24 में भी किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। और 24 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों, 12 बार जाएगा। 12 में भी किसका भाग दूंगा मैं, 2 का भाग दूंगा। कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों, 6 बार जाएगा। 6 में भी किसका भाग दूंगा, 2 का। कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों, 3 बार। और 3 में किसका जाएगा, 3 का ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। चलो अगला है संख्या अपने पास विद्यार्थियों 404। इसमें किसका भाग दूंगा, 2 का। कितनी बार गया, 202। फिर किसका भाग दिया मैंने, 2 का। कितनी बार गया, 101। 101 ऐसी संख्या है विद्यार्थियों, इसमें और किसी संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है। तो इसका मतलब मेरे को इसको 101 किसका भाग दूंगा विद्यार्थियों में, 101 का ही दे दूंगा ना। कितनी बार गया, 1 बार गया। अब देखते हैं विद्यार्थियों कि 96 है, इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 कितनी बार है विद्यार्थियों, 5 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और 404 के क्या हो गए विद्यार्थियों, 404 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 101। अब देखो इसमें 2 है, दोनों में कॉमन, एक मैंने 2 ले लिया विद्यार्थियों। तो एलसीएम क्या हो गए विद्यार्थियों, 2 गुणा, इसमें भी 2 है दोनों में, तो मैंने 2 ले लिया। फिर 2 ले लिया, ये 2 को इसको भी ले लूँ मैं, अगले वाला 2 भी, ये भी 2, 3 और 101। अब देखिए 2 गुणा 2 कितने होते विद्यार्थियों, 4। 4 गुणा 2 कितने होते विद्यार्थियों, 8। 8 गुणा 2 कितने हो विद्यार्थियों, 16। 16 गुणा 2 कितने होते विद्यार्थियों, 32। और 32 गुणा 3 कितने होते विद्यार्थियों, 96। कितने होते हैं, 96। तो 96 गुणा कितना हुआ विद्यार्थियों, 101। यानी 101 को किससे गुणा करना है विद्यार्थियों, 96 से। जैसे मैंने लिखा 101 और इसको गुणा मैं किससे करूँगा, 96 से। 1 को 6 से गुणा किया विद्यार्थियों मैंने, कितना आया, जब 1 को 6 से गुणा करें कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। 6 को 0 से गुणा करो कितना आएगा विद्यार्थियों, 0 आएगा। तो विद्यार्थी ध्यान रखें, कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या को आप किससे गुणा कर रहे, 0 से करोगे तो वह संख्या हमेशा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 6 को 0 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 0। और 6 को 1 से गुणा करो, वापस कितना आएगा विद्यार्थियों, 1। अब 9 को भी 1 से करूँगा विद्यार्थियों, 9। और 9 को 0 से करने पर विद्यार्थी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 9 को 1 से करने पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 6 9 6 9। तो इसका मतलब ये विद्यार्थियों कि 96 और जो 404 है, इसके जो एलसीएम आगे कितने आगे, 9696। कितने आगे, 9696। तो इस प्रकार से 96 और 404 के जो एलसीएम निकालने थे अपने को, वो एलसीएम कितने आगे, 9696। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है अपने पास कि संख्या 135 और 225 का मसब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मसब ज्ञात करना है। पर मसब कैसे ज्ञात करना है विद्यार्थियों, मसब अपने को ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किससे ज्ञात करना है विद्यार्थियों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये बात अपने पिछले वाली वर्कशीट नंबर 2 के अंदर की थी विद्यार्थियों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यानी एल्गोरिथम का मतलब ये होता है विद्यार्थियों, उस कोई भी संख्या हो उसको तब तक हल करना जब तक उसका मान क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इस प्रश्न के यानी जो 135 और 225 जो संख्या है, इन संख्याओं के क्या निकालने हैं, मसब है, एचसीएफ है, वो विद्यार्थियों ज्ञात करने। किससे करने हैं, किस मेथड से करने हैं, ये अपने को करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के माध्यम से इसके अपने को निकालने हैं मसब विद्यार्थी। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ये अपने पहले बात की थी विद्यार्थियों। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय
एल्गोरिथम क्या कहता है? ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए उस प्रश्न के अंत तक, यानी अंत का मतलब हल तक पहुंचना, और हल का पहुंचने का मतलब है आर का मान क्या होना विद्यार्थियों? 0 आना। आर का मान क्या आना? 0। जब आर का मान 0 आ जाएगा तो वो प्रश्न अपने स्वतः ही क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? हल हो जाएगा। तो न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और ये क्या होता है विद्यार्थियों? ये होता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब होता है विद्यार्थियों भाज्यक। क्या होता है? भाज्यक। और बी नहीं, ए का मतलब होता है विद्यार्थियों भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। और बी का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। और क्यू का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? भागफल होता है। क्या होता है? भागफल होता है। प्लस आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल। जब ये शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाएगा तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी। रुकेगी नहीं? रुकेगी। और एल्गोरिथम का मतलब यही होता है कि उस यानी जो प्रश्न है या उस प्रश्न को हल तक पहुंचना, नहीं किसी क्रिया, उस क्रिया को बार बार करना। किसी क्रिया को क्या करना? बार बार करना। किसी क्रिया को बार बार करने से यहाँ मतलब ये हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न के अंत तक पहुंचना। और अंत तक पहुंचने का मतलब है कि आर का मान क्या होना चाहिए विद्यार्थियों? 0। और जब आर का मान 0 आ जाएगा तो इस प्रश्न के अंत हल तक अपन पहुंच जाएंगे। तो देखो 2 संख्याएं, एक तो ए, और ये भी शर्त हमने पढ़ी थी कि जो 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है उन संख्या के अंतर्गत जो संख्या ए और बी है उसमें संख्या ए का मान बी से हमेशा क्या होगा विद्यार्थियों? बड़ा होगा। तो ए का मान बड़ा है किससे? बी। इसका मतलब बड़ी संख्या को मैं ए मानूंगा और छोटी संख्या को क्या मानूंगा? बी मानूंगा। तो 2 संख्या कौन सी दी हुई है? एक संख्या 135 है विद्यार्थियों, और एक संख्या है अपने पास 225। तो ए का मान कितना हो विद्यार्थियों? ए का मान 225 हो गया ना, और बी का मान कितना हुआ विद्यार्थियों? 135 हो गया। तो इसका मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करूंगा। इस ए की जगह मैं कितना लिखूंगा विद्यार्थी? सूत्र के माध्यम से देखिए ए का मान कितना कर दूं विद्यार्थियों? ये 225, तो मैंने 225 लिख दिया ना। फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर। बी का मान कितना कर दूं विद्यार्थियों? 135 गुणा, अब क्यू का मान कैसे निर्धारण करूंगा? क्यू का मान निकालने के लिए विद्यार्थियों में 225 में किसका भाग दूंगा? 35 का भाग दूंगा। ये मैंने लिखे 225 विद्यार्थियों, और इसके अंदर किसका भाग दिया मैंने? 135। अब 135 का 225 में भाग तो एक बार जाएगा, अगर 2 बार दूंगा तो कितनी ये संख्या 135 को 2 बार भाग दूंगा 225 में जाएगा नहीं, क्योंकि बड़ा आ जाएगा 217 आ जाएगी, 225 ही, इसलिए पूरा भाग जाएगा नहीं। भाग कितनी बार गया विद्यार्थियों? एक बार गया। इसका मतलब हुआ यहाँ कितने आएंगे? 135। तो 225 में से कितने गए? 135 गए। शेष कितने बच गए? 5 में से 5 0 बचा। 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, एक उधार लिया, ये कितनी संख्या कितनी बन गई? 12 बन गई। 12 में से कितने गए विद्यार्थियों? 3 गए। जब 12 में से 3 जाते शेष कितने बचे? 9 1। तो इसका मतलब शेष कितने बच गए? 90। यानी यहाँ पे अपने पास जो बी क्यू का मान आया है वो कितना आया है? 1, और आर का जो मान आया वो कितना आया? 90। तो 1 प्लस में कितना लिख दूँ विद्यार्थियों? 90। ये प्रथम चरण हो गया। सेकंड चरण की बात करता हूँ। सेकंड चरण, और सेकंड चरण के अंदर पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखते हैं बच्चों। ए बराबर क्या है? बी क्यू प्लस क्या है? आर। अब यहाँ पर क्या हुआ विद्यार्थियों? यहाँ जो बी का मान था वो यहाँ पर ए का मान होगा विद्यार्थियों। किसका होगा? यानी शर्त नंबर 1 चरण नंबर ए में जो ए के अंदर जो बी का मान था वो चरण नंबर 2 में बी वाला मान किसका हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। और यहाँ जो आर का मान था चरण नंबर 1 या प्रथम स्थिति के अंदर जो आर का मान था वो सेकंड नंबर स्थिति होगी, उसमें किसका मान हो जाएगा? बी का मान हो जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ बी का मान कितना है? 135, वो यहाँ ए का मान हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया 135 बराबर बी, यहाँ जो शेष बचे वो 90 हो गए। कितने हो गए? 90 गुणा क्यू प्लस आर। अब क्यू और आर का निर्धारण ऐसे ही करेंगे वापस, कैसे कि 135 के अंदर किसका भाग दूंगा मैं विद्यार्थियों? 90 का भाग दूंगा। और भाग कितनी बार जाएगा? एक बार ही जाएगा। और कितने आ गए विद्यार्थियों? 90। शेष कितने बच गए? 45 बचे। कितने बचे? 45। तो 90 गुणा 1 प्लस के कितने हो गए विद्यार्थियों? 45। अब अभी आर का मान तो 0 नहीं आया ना, तो चरण नंबर 3 की बात करते हैं अपन। चरण नंबर 3,
और चरण नंबर 3 के अंदर भी। अब चरण नंबर 2 में जो बी का मान था, नहीं जो बी का मान यहाँ था वो चरण नंबर 3 में किसका मान होगा, ए का मान होगा। तो इसका मतलब ए बराबर कितना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ ए का मान कितना होगा विद्यार्थियों 90, बराबर बी का मान कितना होगा, यहाँ पर जो आर का मान था सेकंड नंबर स्थिति में, जो आर का मान है वो थर्ड नंबर स्थिति में बी का मान हो जाएगा। तो इसका मतलब बी का मान कितना हो गया, 45 हो गया। कितना हो गया, 45 हो गया। अब क्यू का मान कैसे निकालेंगे, 90 के अंदर किसका भाग देंगे विद्यार्थियों, 45 का भाग देंगे। अब 90 में 45 का भाग कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों, 2 बार जाएगा पूरा का पूरा। तो इसका मतलब यहाँ शेषफल क्या आया विद्यार्थियों, 0 आया। तो 45 गुणा 2 प्लस आर का मान कितना कर दो विद्यार्थियों, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो बी का मान है वो अपने क्या होगा, HCF होगा विद्यार्थी। बी का जो मान है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF। क्यों, यहाँ पर ने पूर्ण किया है क्योंकि विद्यार्थियों जो आर का मान है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया यहाँ पे रुक जाएगी। जब तक आर का मान 0 नहीं आता तब तक ये प्रक्रिया है वो आगे चलती रहती है। इसका मतलब जो HCF है विद्यार्थियों वो कितना आ गया, HCF अपने पास आ गया 45। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि जो संख्या थी 135 और 225, इस संख्या का जो HCF है वो कितना है, 45 है। कितना है, 45 है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है विद्यार्थी अपने पास कि आपको 2 संख्या दी हुई है और 2 संख्याओं में आपको जो दे रखा है HCF दे रखा है, और आपसे वो क्या पूछना चाहता है, LCM पूछना चाहता है। ये पीछे वाले प्रश्न के अंदर अपने बात की थी कि जब कोई भी 2 संख्या हो और उन 2 संख्याओं के HCF ज्ञात करना हो या LCM, तो 2 संख्या और HCF और LCM के मध्य जो संबंध होता है वो क्या होता है कि उन 2 संख्याओं का गुणा करो और उन गुणा के बराबर उन दोनों संख्या LCM और HCF है उनका गुणनफल है वो उनके बराबर होता है। तो आपको एक संख्या विद्यार्थियों दी हुई है 306। कौन सी संख्या है, 306। दूसरी संख्या कौन सी है, 657, और वह कह रहा है कि 306 और 657 इन संख्या का जो HCF दे रखा है वो कितना दे रखा है, HCF दिया हुआ है 9। कितना दे रखा है, 9। और आपको क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों, LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM। तो अपन कैसे निकालेंगे, अपने को अभी अपने पीछे पढ़ा था कि कोई भी 2 संख्या हो उन 2 संख्याओं का गुणनफल उन 2 संख्याओं के HCF और LCM के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब एक संख्या 306, दूसरी संख्या है गुणा में 657, बराबर क्या होता है कि LCM गुणा HCF होता है। तो इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, LCM तो क्या करना है विद्यार्थियों, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणा 657, और LCM के गुणांक में क्या है, HCF है, और HCF का मान कितना दिया हुआ है, 9 दे रखा है। कितना दिया हुआ है, 9। तो 306 गुणा 657 किसका भाग देना है, इसमें 9 का भाग देना है। और 9 का भाग किस में देंगे बच्चों, 306 गुणा 657। या तो 306 को 657 से गुणा करो, उसके बाद में 9 का भाग दीजिए, या फिर 306 के अंदर भी मैं किसका भाग दे दूँ विद्यार्थी, 9 का भाग दे देता हूँ। तो 9 का भाग मैंने 30 में दिया, भाग गया 3 बार, कितने आ गए 27, शेष बचे 3, उतारा 6 हो गए 36। 9 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। तो इसका मतलब हुआ कि 34 गुणा 657। अब 657 को 34 से गुणा करिए और LCM है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये 600 कितने हो गए विद्यार्थियों, 57। इसको मैं गुणा किससे करूँगा विद्यार्थियों, 34 से करूँगा। तो 4 को मैंने 7 से गुणा किया, कितने हो गए 28, हाँसी लगी 2। 4 को 5 से गुणा किया, कितने हो गए विद्यार्थियों, 20 ये हो गए, और हासिल वाले 2 कितने हो गए 22, हाँसी लगी 2। और फिर 4 गुणा मैं करूँगा 6 से, कितने हो जाएंगे 24 और 2 कितने हो गए विद्यार्थियों, 26। अब इसको मैंने 3 को 7 से 1, हाँसी लगी 2, 15 और 2 कितने हो गए 17, हाँसी लगी 1, 4 3 18 ये कितना हो गया विद्यार्थियों 19। तो 8 3 13 10 तो 12 1 2, यानी जो LCM आ गया वो आपका आ गया 22,308
कितना आ गया विद्यार्थियों एलसीएम? 22,338। यानी दो संख्या थी, एक थी 306 और दूसरी 657, और इन दोनों संख्याओं को जो एचसीएफ दे रखा था विद्यार्थियों, आपको कितना दे रखा था? 9 दे रखा था, और आपको एलसीएम ज्ञात करना था, और एलसीएम कितना आ गया? 22,338। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? अगला प्रश्न ये है कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मस्सब होगा। यानी ये इस प्रश्न के बारे में पढ़ा अध्ययन वर्कशीट नंबर 1 के बारे में अध्ययन किया था कि कोई भी दो अभाज्य संख्या उठा लीजिए और उनका जो एचसीएफ होता है विद्यार्थियों हमेशा कितना होता है? एक ही होता है। कितना होता है? एक ही होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया विद्यार्थियों? इन कोई भी दो संख्या है उसका दो अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ। कोई भी दो अभाज्य संख्या होगी तो उनका मस्सब या एचसीएफ है विद्यार्थियों कितना होता है? एक। क्योंकि उन दोनों एक इसलिए होता है कि जैसे मैं लेता हूँ एक संख्या 13 ले ली मैंने अभाज्य, एक मैंने ले ली 17। अब 13 के गुणनखंड की ये भी अपने पीछे वाले प्रश्न में अध्ययन किया था कि कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो उस अभाज्य संख्याओं जो अभाज्य संख्या है उस अभाज्य संख्या के जो कुल गुणनखंड है वैसे कितने होते हैं? दो कौन कौन से होते हैं? एक तो खुद संख्या और एक होता है एक। तो इसलिए जैसे 13 की बात करूँ तो इसका गुणनखंड एक तो एक है और एक है 13। इसी प्रकार 17 की बात करूँ एक तो एक है और एक क्या है? 17। तो इसमें कॉमन फैक्ट आ रहा है, वो कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में एक। मस्सब का मतलब भी यही तो होता है, कॉमन फैक्टर होता है वो। तो दोनों इसमें भी एक कॉमन है और इसमें भी एक कॉमन, इसमें 13 है और इसमें 17 है, तो इसका मतलब इसमें 17 नहीं है और इसमें 13 नहीं है, तो ये तो कॉमन आएगा ही नहीं ना। तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है विद्यार्थियों? एक आ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, 2 हो 3 हो, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन सभी संख्याओं का मस्सब हमेशा कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि यदि किसी परिमेय P और Q में Q के गुणनखंड, ये कोई एक कह रहा है P और Q, ये क्या है विद्यार्थियों? परिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या है? P और Q एक परिमेय संख्या है। अब वो आगे क्या पूछना चाहता है? जैसे मैंने लिख दिया P/Q परिमेय संख्या, चलो है ठीक। आगे क्या कह रहा है? जो Q है इस Q का मान है वो किस रूप में है? जो Q का मतलब ये तो अंश होगा विद्यार्थियों, और ये क्या होगा? हर। तो ये Q का जो मान है वो किस रूप में है कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m। यानी ये जो Q होगा, Q का मतलब उस भिन्न का क्या होगा? हर होगा। उस हर का जो रूप गुणनखंड है वो गुणनखंड किस रूप में? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों। फिर आगे वो क्या पूछ रहा है कि इस रूप में हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? पीछे अपने बात की थी विद्यार्थियों पिछले वाले वर्कशीट नंबर 2 के अंदर दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ा था आपने। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और एक अपने पढ़ा था अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, जिसके अंतर्गत अपने ये पढ़ा था कि परिमेय संख्या उसके भी दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक कौन सा होता है विद्यार्थियों? शांत होता है, और एक कैसा होता है? अशांत के, और कैसा होता है? आवर्ती होता है। तो इस प्रकार से ये दो दशमलव प्रसार थे परिमेय संख्या के। और अपरिमेय संख्या के क्या होता था? अशांत और अनावर्ती। अशांत है और उसकी आवर्ती नहीं होती है। और परिमेय संख्या में एक शांत भी होता है और एक क्या होता है? अशांत और क्या होता है? आवर्ती। तो अब वो कह रहा है कि अगर उसका हर का जो गुणनखंड है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है तो संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा विद्यार्थियों? तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? हमेशा शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा? शांत। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अपन ने 3 क्लास के अंदर अध्याय नंबर जो प्रश्नावली नंबर 1 है उस प्रश्नावली नंबर 1 के वर्कशीट नंबर थी 1, 2 और 3 वर्कशीट थी। यानी अध्याय 1 की कितनी वर्कशीट थी? कुल 3 वर्कशीट थी। उन 3 वर्कशीटों के बारे में विस्तृत रूप से अपन ने विद्यार्थियों चर्चा की है। और आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपन ने वर्कशीट नंबर 1, 2 और 3 जिसके बारे में चर्चा की थी वो आपको समझ में आई होगी। और उम्मीद भी ये है कि इनको आप बार बार अभ्यास कीजिए। यानी विद्यार्थियों गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें
स्कोरिंग अच्छी हो सकती है, यानी अपन पूर्णांक में से पूर्णांक यानी पूरे में से पूरे नंबर है वो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उसके लिए अपने को चाहिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, विद्यार्थियों की इसकी आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए जितना ज़्यादा अपन प्रैक्टिस या अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा अपन इस सब्जेक्ट के अंदर सक्षम है बनते जाएंगे।